हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव में सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, चर्चा कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड। इसके अलावा भी आज का जो सेशन है वो आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जिसमें आपका जूनियर अकाउंटेंट है, आपकी केवीएस के एग्जाम है, नवोदय विद्यालय के एग्जाम है, यूजीसी नेट के एग्जाम है, उन सब के लिए आज का सेशन है बड़ा ही किफ़ायती और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। इसलिए आज के सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। पूरा सेशन है वो आपको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है, ताकि हर पॉइंट है वो आपका क्लियर हो सके। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ गए वो एक बार आज के सेशन को शेयर कर दें। साथ में जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे द्वारा जो आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो महत्वपूर्ण क्लासेज है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती रहे। तो फटाफट आज के सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि अपन आज का सेशन है वो बड़े जोश और उत्साह के साथ स्टार्ट कर सके। देखो, बात कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। इससे पहले अपनी जो 3 क्लासेज है वो कंप्लीट हो चुके, चौथा सेशन है वो होने वाला है। रेशियो की जितनी भी जो टेक्निक है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वैसे तो अनुपात विश्लेषण खुद आपके वित्तीय विश्लेषण की एक टेक्निक है, और उसी टेक्निक में आपका रेशियो है उसकी कैलकुलेशन एक कंपनी के द्वारा, एक फर्म के द्वारा क्यों अनिवार्य होती है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पूरा ये चैप्टर है वो पूरा डिटेल से अपन समझ रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें से प्रश्न है वो परीक्षा में हर बार पूछे जाने की संभावना रहती है। अब ये आपका कंपटीशन एग्जाम है, इसमें आपको हर चीज पढ़ने का प्रयास करना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाए, पूरा का पूरा आंसर आप दे पाए, है ना। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो इसलिए अपन रेशियो का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे आगे पॉइंटों के आधार पर, ठीक है। अब देखो, अब रेशियो में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर सारी डिटेल दे रखी है। पहली जो मेथड आती है शोधन क्षमता अनुपात। इससे पहले अपन ने तरलता अनुपात की कैलकुलेशन कर ली है। तरलता अनुपात में आपका कौन कौन सा अनुपात होता है, आपका सॉल्वेंस जो आपका करंट रेशियो होता है, एसिड रेशियो होता है, अम्ल परख अनुपात होता है, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि जो सॉल्वेंसी रेशियो है उनके कौन कौन से पार्ट है और इनमें कौन कौन से तरीके से आपका रेशियो है वो एनालिसिस किया जाता है। तो आपकी शोधन क्षमता जो आपका अनुपात है उसमें जो पहला आता है वो आपका ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो, है ना। ऋण समता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो इसका पार्ट है। देखो, ऋण समता अनुपात, है ना, संस्था के बाहरी कोष जो, क्योंकि इसमें कोष 2 तरीके के होते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। यानी इंटरनल कौन कौन से होते हैं और एक्सटर्नल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी अपने को जानना जरूरी होता है। आपकी जो कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, वो आपके इंटरनल आपके सोर्स है, इंटरनल आपके कोष माने जाते हैं। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। जबकि आउटसाइडर में आपका लॉन्ग टर्म लोन, यूं कहें कि नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज है वो आपके आउटसाइडर सोर्स माने जाते हैं। तो अब आपका ऋण समता अनुपात है वो किसके बारे में बताएगा, तो ऋण समता अनुपात है वो संस्था के जो बाहरी कोष है और जो आंतरिक कोष है या अंशधारियों के जो कोष है, इंटरनल इक्विटीज कह दो या शेयर होल्डर फंड कह दो, के मध्य संबंध को प्रकट करता है। आपने बैलेंस शीट देखी होगी, है ना। बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी साइड में एक होता है शेयर होल्डर फंड, है ना, जिसमें इक्विटी से रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं। तो वो तो होगा आपका शेयर होल्डर फंड कह दो उसको या इंटरनल इक्विटीज कह दो। और इसके अलावा नीचे आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दे रखी है, वो आपके बाह्य आपके सोर्स माने जाएंगे, एक्सटर्नल सोर्स माने जाएंगे। और जो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो आपका आंतरिक और बाह्य जो आपके सोर्सेज है उनके मध्य है वो संबंध को प्रकट करता। तो ये काम आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो का। यह अनुपात हमें क्या बताता है, तो यह अनुपात बताता है कि संस्था में अंशधारी कोषों की तुलना में अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों से कितने कोष प्राप्त हुए। जो आपके शेयर होल्डर फंड है उनकी तुलना में आपका शॉर्ट टर्म लोन, जिसको अपन क्या कहते हैं करंट लायबिलिटीज,
और दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म लोन जिसको अपन कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में कितने कॉस्ट आपको प्राप्त हुए हैं, यह संबंध बताता आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो, है ना। यह अनुपात संस्था की दीर्घकालीन वित्तीय नीतियों की सुदृढ़ता की जांच हेतु ज्ञात किया जाता है। यह अनुपात क्यों ज्ञात किया था? दीर्घकालीन वित्तीय नीतियों की सुदृढ़ता की जांच के लिए। अब आपको यह थोड़ी पता होगा, परीक्षा में यही पूछ ले कि भाई दीर्घकालीन वित्तीय नीतियों की सुदृढ़ता की जांच के लिए कौन सा रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, तो वो होगा आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब ये चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, किसी भी कोचिंग में नहीं मिलेगी, आप आराम से देख लेना। और ये कहते हैं ना कि भाई बड़ी बड़ी कोचिंग वाले जो पढ़ाते हैं ना, वो भी आपको इस डिजिटल जो बोर्ड है, आपका बोर्ड है या डिजिटल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें सारी चीज लिखी हुई होती है ना। वही चीज अपन ने भी यही प्रयास किया है, क्योंकि अपने पास सारे के सारे हैंड्स नोट है। अब हैंड्स नोट को अगर मैं एज इट इज आपको एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है मीनिंग मिस्टेक हो जाए, इसलिए अपन इसको डिजिटल रूप में जो आपको एकदम क्लियरली विजन के साथ समझ में आ सके। अब ये चीज आप देख रहे हो, आपको आसानी से दिखाई भी दे रही है, समझ में भी आ रही है, और इसका बेनिफिट ये होता है कि आप आसानी से इसके हैंड्स नोट भी तैयार कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आपका बेनिफिट है वो रहता है। तो ऋण क्षमता अनुपात में पहला होता है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो इंटरनल इक्विटीज और आउटसाइड इक्विटीज के मध्य आपका संबंध है वो प्रकट करता है। और ये जानना होता है कि भाई दीर्घकालीन आपको कोई नीतियों के संबंध में कोई निर्णय लेना है, कोई जांच करनी है, तो उसके लिए आप ऋण क्षमता अनुपात है उसकी गणना करते हो। ओके, यहां तक मेरी बात आपके सबके एक्सप्लेन हो गई होगी। अब किसी साथी के किसी प्रकार का कोई डाउट मेरे हिसाब से अब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ऋण क्षमता अनुपात हो गया, आगे बढ़े। देखो इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला कैसे कि भाई डेब्ट इक्विटी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, एक्सटर्नल इक्विटीज बटे इंटरनल इक्विटीज। एक्सटर्नल यानी बाहरी दायित्व है, बाहरी दायित्व में मैंने आपको बता दिया करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज है वो आपकी बाहरी दायित्व में आते हैं। और इंटरनल इक्विटीज यानी आंतरिक दायित्व, आंतरिक दायित्व में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपका इंटरनल इक्विटीज में आता है, ठीक है। अगर आपको इसी का दूसरा फॉर्मूला भी पूछ ले कि भाई डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर अपने को इंटरनल एक्सटर्नल के नाम से नहीं दे रखा है, तो अपन ये भी काम में ले सकते हैं, क्या, टोटल डेब्ट बटे शेयर होल्डर फंड या नेट वर्थ। नेट वर्थ को भी अपन क्या कह सकते हैं, इंटरनल इक्विटीज कह सकते हैं, शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं, इंटरनल इक्विटीज भी कह सकते हैं, है ना। एक ही नाम है, अलग अलग नामों से इनको पुकारा जा रहा है, एक ही चीज होते हुए, है ना। अब अपने को इन चीजों में फर्क नहीं करना है, अपने को समझ जाना है कि चाहे नेटवर्थ कह दो, चाहे शेयर होल्डर फंड कह दो और चाहे इंटरनल इक्विटीज कह दो, तीनों में एक ही चीज शामिल है और वो है आपके इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को शामिल किया जाता है। ओके, यहां तक देखो। अब इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया है ना, जो चीज मैंने आपको बताई है ना, क्योंकि हो सकता है मैंने जिस समय बताई हो आपका उस समय ध्यान नहीं हो और आपकी वो चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज है वो समझ में नहीं आती। आप भी क्लास आपने ज्वाइन की होगी, कोई भी क्लास है, अगर एक बार में सुनने से सारी चीज क्लियर हो जाती है तो आप और हम इतने विद्वान होते कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये कहा जाता है कि आप जहाँ पे भी कोई भी चीज आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो 1% से भी कम समय के लिए वहां पर आपका उपलब्ध होता है, यानी डाइवर्ट होता रहता है। इस वजह से हमारी सारी चीज समझ में नहीं आती है। तो जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बोल के बताई है वो सारी चीज मैं यहाँ पर रिटर्न में भी आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, है ना। तो रिटर्न में आपके पास है तो आप इनको हैंड्स नोट के रूप में तैयार कर सकते हो और जब भी आवश्यकता होगी आप आसानी से इनका रिवीजन भी कर सकते हो। देखो बाहरी कोष है ना, जो एक्सटर्नल इक्विटीज है उसमें कौन कौन से आते हैं कि इनसे आज से दीर्घकालीन उधार, है ना, जो आपके बाहरी कोष होंगे उनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, दीर्घकालीन उधार जिसको अपन लॉन्ग टर्म बोरोविंग कहते हैं, तथा दीर्घकालीन आयोजनों जिसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहते हैं, ठीक है। और चालू दायित्व से, है ना, इंटरनल जो आपके एक्सटर्नल इक्विटीज है उसमें आपके लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन से है प्लस करंट लायबिलिटीज है जो मैंने आपको बता दी। अब अगर इसका एग्जीक्यूट आपको चीज चाहिए तो ये इसका फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल इक्विटीज में कि भाई डिबेंचर जोड़ देंगे प्लस बॉन्ड
मॉर्गेज जोड़ देंगे, मॉर्गेज लोन के, प्लस बैंक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्लस पब्लिक डिपॉजिट, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्लस शॉर्ट टर्म लोन, प्लस ट्रेड पेबल्स, प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये सारे के सारे जोड़ेंगे तो हमारे पास एक्सटर्नल इक्विटीज आ जाएंगी। सीधी भाषा में यह है कि नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों को अपन एक्सटर्नल लिक्विडिटीज में शामिल करते हैं। सीधी बात तो ये है ना। लेकिन अब अगर कोई बच्चा बेस से स्टार्ट हो रहा है जिसने ये चीज अभी तक नहीं पढ़ी है, उनके लिए जानना जरूरी है कि भाई करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, करंट असेट्स कौन सी होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी है, नॉन करंट असेट्स कौन सी है, तो वो सारी जानना जरूरी है। और उसके लिए मैंने पहले से ही एकदम विस्तृत वीडियो है वो बना दिए हैं, उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप आसानी से स्कूल लेक्चरर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप आराम से उन वीडियोज को, उन सेशन को ज्वाइन कर सकते हो और सारी चीजों को आप पॉइंट टू पॉइंट है समझ सकते हो। क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा आपके पास, ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। इस कम समय में आपको कैसे सदुपयोग करते हुए, कम समय का अपने को सदुपयोग करना है और अपना स्थान भी है वो सुनिश्चित करना है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछ ले या डेब्ट इक्विटी रेशियो में टोटल डेब्ट के आधार पर पूछ ले, उसमें आपके बाहरी जो आपके क्या होते हैं कॉस्ट, एक्सटर्नल आपकी इक्विटीज कौन कौन सी हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई छोटा सा भी डाउट हो, कोई संशय हो, तो जरूर आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे और हर आपकी एक समस्या जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है उसका समाधान इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा। क्योंकि साथियों आप सब जानते हो कि जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा वो पढ़ते सारे है ना, पढ़ते सारे। इसलिए कहा जाता है कि भाई जो व्यक्ति जीतता है, यानी जीतने वाला व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करता है। तो अपने को भी यही करना है, काम करना, लेकिन ऐसे ढंग से करना है कि जिससे अपनी सफलता है वो सुनिश्चित हो जाए। ठीक है साथियों, तो ये चीज एक्सप्लेन होने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, फिर इसी का दूसरा पॉइंट आता है अंशधारी कोष, शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं, है ना। शेयर होल्डर फंड में सीधा सा मैंने आपको बता दिया कि शेयर होल्डर फंड कह दो या इंटरनल इक्विटीज कह दो या नेट वर्थ कह दो, है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और उसमें क्या आएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, आप देखो, है ना, शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत अंश पूंजी तथा संचय एवं आदि को शामिल किए जाते हैं, है ना, आदि को शामिल है वो किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इनका अगर आपको एग्जिट सॉल्यूशन चाहिए तो अगर शेयर होल्डर फंड आपको ज्ञात करना है, इंटरनल इक्विटीज आपको ज्ञात करनी है, नेट वर्थ आपको ज्ञात करनी है, तो उसमें क्या करना है, आपके पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी उसमें अपने को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो ऐड कर देना है। इसके बाद जितने भी आपके पास रिजर्व है, चाहे वो आपका कैपिटल रिजर्व हो, चाहे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो, चाहे आपका जनरल रिजर्व हो, चाहे आपका रिडम्पशन रिजर्व हो और इसके अलावा अदर रिजर्व हो, उन सब को जोड़ देंगे तो अपने पास शेयर होल्डर फंड आ जाएगा, इंटरनल इक्विटीज आ जाएगी, नेट वर्थ आ जाएगी। सारे के सारे इन्हीं का नाम है, जो भी कहोगे वो आ जाएगी। और फिर जो भी फॉर्मूला आगा उसमें अपन सेट कर देंगे, है ना। जो भी अपने पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके याद हो जाना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल बटे इंटरनल, है ना, बाहरी बटे आंतरिक। जो भी इनका अनुपात आएगा वो अनुपात होगा आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, यहां तक सारी बात समझ में आ गई। बढ़े आगे देखते हैं अब इसका महत्व क्या है, क्यों डेब्ट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत सारी जो एग्जाम होती है जिसमें विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि यूजीसी की नेट की एग्जाम होती है, उसमें तो हमेशा से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उसमें कथन और कारण से रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन कथन और कारण में इस तरीके की बातें हैं वो आपको देखने को मिलती है। और आजकल आरपीएससी है वो भी अपने जो पाठ्यक्रम है, अपना जो पैटर्न है, उसमें कुछ क्वेश्चनों को इस तरीके से इंक्लूड कर रही है जिसका प्रश्न बच्चा तार्किक आधार पर और साथ में अगर उसने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा तो ही वो उसका आंसर दे सकता है। सामान्य पढ़ा हुआ बच्चा यानी जिसने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है या बहुत ही कम मैटर पढ़ा है वो इसका जवाब नहीं दे सकता। ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो, यह अनुपात संस्था के दीर्घकालीन ऋणों को
भुगतान करने की क्षमता को ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है। जो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान करने की कैपेसिटी है ना को ज्ञात करने के लिए निकाला जाता है। यह अनुपात जितना कम होता है, अब देखो यहां पर ये पॉइंट हो गया, जितना कम होता है दीर्घकालीन लेनदारों की सुरक्षा उतनी ही अधिक होगी। यह अनुपात जितना कम होगा आपके जो लॉन्ग टर्म आपके क्रेडिटर है वो उतने ही ज्यादा सुरक्षित होंगे, और यह अनुपात जितना ज्यादा होगा उतने ही वो ज्यादा असुरक्षित या जोखिमपूर्ण महसूस करेंगे। अब आपको भी पता है कि आपने भी जैसे मान लो किसी ने शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं, है ना, तो शेयर मार्केट में आपने पैसे उसी कंपनी में लगा रखे हैं जिस पर आपको विश्वास है कि ये कंपनी ग्रो कर सकती है, ये कंपनी हमें फायदा पहुंचा सकती है, इस कंपनी में मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो निश्चित रूप से मेरे को बेनिफिट होगा। तो इसलिए एक कंपनी ये ज्ञात करती है और इसके आधार पर जो कस्टमर है वो निर्णय लेते हैं, क्योंकि जहां पर अधिक जोखिम होगा वहां पर कोई भी जुड़ना नहीं चाहेगा, जहां पर प्रॉफिट होगा वहां पर हर व्यक्ति है वो आएगा और उसके साथ जुड़ने का प्रयास करेगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो जितना कम होगा आपके जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर है वो उतने ही ज्यादा सुरक्षित होंगे, और अगर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो आपके लॉन्ग टर्म जो क्रेडिटर्स है वो उतने ही ज्यादा जोखिमपूर्ण या असहज महसूस करेंगे। ठीक है, होगी। और ये अनुपात जितना अधिक होता है दीर्घकालीन ऋणों की दृष्टि से फर्म की जोखिमपूर्ण वित्तीय स्थिति का सूचक होता है ना, फर्म की जोखिमपूर्ण वित्तीय स्थिति का सूचक होता है। लेकिन ऊंचा ऋण क्षमता अनुपात क्षमता अंशधारियों के अनुकूल होता है ना, यदि ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज की दर अर्जन दर रेट ऑफ अर्निंग से अधिक हो। ये कब अनुकूल होगा, है ना, जब आपने जो लोन ले रखा उस पर आपकी जो ब्याज की दर है वो आपकी रेट ऑफ अर्निंग से ज्यादा, है ना, ब्याज की दर से अर्जन रेट है वो अधिक हो, यानी ये आपके अर्निंग रेट है ना, अगर आपकी अर्निंग रेट ज्यादा है, अर्निंग रेट आपकी ज्यादा है और ब्याज की रेट कम है तो वहां पर आपका अनुकूल होगा। क्योंकि जैसे मैं ये बात बताऊं कि भाई आपने किसी साझेदार से या किसी व्यक्ति से लोन ले रखा फर्म से, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके डिबेंचर वगैरह आते हैं। अब आपने किसी से ऋण ले रखा है, अब उस ऋण पर आप 8% चुका रहे हो, लेकिन आपने इन्वेस्ट कर रखा है उस पर आप 20% आप प्राप्त कर रहे हो, तो अर्निंग रेट ज्यादा होगी ना, कि आपने ऋण पर दिए जाने वाला ब्याज की दर है, ब्याज की दर से आप ज्यादा अर्जित कर रहे हो तो वहां पर अनुकूल भी होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई ये कम है तो सुरक्षित है, ज्यादा है तो असुरक्षित है, ज्यादा है तो भी सुरक्षित है अगर वो ब्याज की रेट है वो ज्यादा अर्जित कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है, ये आप ध्यान में रख सकते हो, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे अब आता है सेकंड आता है आपका स्वामित्व अनुपात, जिसको अपन कहते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, है ना, प्रोप्राइटरी स्वामित्व। तो ये भी लगभग ये अनुपात है वो आपके जो इंटरनल इक्विटीज होती है उनके मध्य और टोटल असेट्स होती है उनके मध्य संबंध को प्रकट करता है कि भाई आपके पास जो इंटरनल इक्विटीज है वो कितनी है और आपकी टोटल असेट्स के आनुपातिक रूप से वो कितनी है वो ज्ञात किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, यह अनुपात संस्था के स्वामियों, है ना, प्रोप्राइटर्स यानी स्वामियों के कोषों व कुल संपत्तियों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है ना, कुल संपत्तियों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इस अनुपात से यह ज्ञात होता है कि संस्था की कुल संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन में स्वामियों के कोष की सीमा तक लगे हुए, है ना, कि कुल संपत्तियों टोटल असेट्स के रिलेटेड में जो आपके मैनेजर हैं उनके कोष वो कितने लगे हुए हैं ये बात है इसमें निर्धारित की जाती है। अब देखो इसमें कि भाई प्रोप्राइटरी रेशियो आपको ज्ञात करना है तो अपने को लिखना पड़ेगा प्रोप्राइटर फंड या शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ या इंटरनल इक्विटीज बटे टोटल असेट्स, है ना। अब प्रोप्राइटर फंड है ना, चाहे प्रोप्राइटर फंड कह दो, चाहे इंटरनल इक्विटीज कह दो, चाहे आपकी नेटवर्थ कह दो और चाहे आपका शेयर होल्डर फंड कह दो, चारों के एक ही नाम है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और सारे रिजर्व है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। अब यहां पर एक्सप्लेन करें टोटल असेट्स,
तो टोटल असेट्स में कौन कौन सी होगी? तो टोटल असेट्स में दो ही असेट्स होती है, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स, है ना। तो इसमें देखो टोटल असेट्स में नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों आती है। तो टेंजिबल असेट्स प्लस इनटेंजिबल असेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, है ना, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म में लोन एंड एडवांसेस और प्लस करंट असेट्स। यानी चाहे आपकी असेट्स कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ फिक्टिव असेट्स है उसको इसमें शामिल नहीं करना है, क्योंकि जो नया कंपनी अधिनियम 2013 आ गया उसमें यह कहा गया है कि कृत्रिम संपत्तियों का योग है वो टोटल असेट्स के योग में शामिल नहीं करना है, उन्हें फुटनोट के रूप में, टिप्पणी के रूप में बैलेंस शीट के नीचे शो करना है, नोट्स टू अकाउंट के रूप में उनको शो करना है, टोटल में शामिल नहीं करना है। इसलिए यहां पर जो टोटल असेट्स होगी उसमें फिक्टिव असेट्स को शामिल नहीं करेंगे, बाकी सारी संपत्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा। ओके, यहां तक समझ गए मेरी बात? एक्सप्लेन हो गया सारा का सारा कि भाई प्रोप्राइटरी रेशियो क्यों होता है। अब इसका महत्व क्या है ना, तो महत्व के बारे में जान लेते हैं कि भाई प्रोप्राइटरी रेशियो की कैलकुलेशन क्यों आवश्यक। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये किसके मध्य संबंध बताता है? ये आपकी संपत्ति और आपकी पूंजी के मध्य संबंध को दर्शाता है। यानी टोटल असेट्स और आपकी कैपिटल, जो आपके प्रेफरेंस के कैपिटल के रूप में, जो आपके प्रेफरेंस शेयर के अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में, जो आपके रिजर्व के रूप में होती है, तो उनके मध्य संबंध बताता है। और ये जितना ऊंचा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। यह सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का परिचायक है। क्या है? सुदृढ़ वित्तीय स्थिति का परिचायक है, अर्थात संस्था ने स्वामियों के कोष अधिक लगे हुए। क्या है? संस्था में जो स्वामी है उनके कोष अधिक लगे हुए हैं। इस अनुपात का नीचा होना लेनदारों की जोखिमपूर्ण स्थिति का द्योतक माना जाता है, स्रोत माना जाता है। यानी ये जितना ऊंचा होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ये जो लेनदार है उनकी जोखिम को ये शो करेगा, जोखिम है वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, बढ़े आगे। इसके बाद आता 3 नंबर, शोधन क्षमता अनुपात, सोल्वेंसी रेशियो। जो पहला आपकी हेडिंग भी यही है कि भाई शोधन क्षमता अनुपात और सोल्वेंसी रेशियो। ठीक है, अब आपने जो पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो ज्ञात किया था ना, उसी के आधार पर पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो में देखो ये आपकी प्रोप्राइटरी अपन ने नीचे रखी थी, है ना, और नीचे था कौन सी? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब यहां पर जब प्रोप्राइटरी ज्ञात किया तो नीचे वाला ऊपर आ गया और यहां पर आ गया टोटल असेट्स। ठीक है, अब इसमें भी है ये सोल्वेंसी रेशियो है, ये आपके दायित्व और पूंजी के मध्य, यानी दायित्व और टोटल असेट्स है उसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। प्रोप्राइटरी रेशियो है वो आपकी कैपिटल और टोटल असेट्स के मध्य संबंध व्यक्त करता है, और ये जितना ऊंचा होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। कौन से को? प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, अब ये आपका सोल्वेंसी रेशियो है वो आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज और टोटल असेट्स के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, यह अनुपात संस्था के कुल बाह्य दायित्वों और कुल संपत्तियों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज और टोटल असेट्स के मध्य यह संबंध है व्यक्त करता है। कौन सा? शोधन क्षमता अनुपात। इस अनुपात से संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का ज्ञात होता है। दीर्घकाल के लिए, अल्पकाल के लिए नहीं, दीर्घकाल के लिए शोधन क्षमता का ज्ञात होता है। देखो सोल्वेंसी रेशियो, टोटल डेब्ट, टोटल डेब्ट बटे टोटल असेट्स। सोल्वेंसी रेशियो में टोटल डेब्ट बटे टोटल असेट्स। टोटल डेब्ट में मैंने आपको बता ही दिया, टोटल डेब्ट में आपके क्या क्या आएंगे, आपकी कौन कौन सी, ये सारे के सारे जो मैंने अभी पीछे वाले सेशन में बताए हैं, पॉइंट में बताए हैं। टोटल डेब्ट में करंट लायबिलिटीज और करंट नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज को टोटल डेब्ट में शामिल किया जाता है। असेट्स के बारे में मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि भाई टोटल असेट्स में आपके ये शामिल होते हैं। तो टोटल असेट्स में तो ये रहेंगे, आपकी नॉन करंट और करंट असेट्स को शामिल किया जाएगा। टोटल डेब्ट में आपका डिबेंचर आ जाएगा, बॉन्ड्स आ जाएंगे, मॉर्गेज लोन आ जाएगा,
है ना, बैंक लोन आ जाएगा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन आ जाएगा, ट्रेड पेबल्स आ जाएगा और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके टोटल डेब्ट्स के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे इसका महत्व है कि यह अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि संस्था के कुल ऋण, चाहे उसमें दीर्घकालीन ऋण हो चाहे अल्पकालीन हो, संस्था की कुल संपत्ति से कितने सुरक्षित है आपके। क्योंकि जब आपने ऋण लिया है, चाहे वो आपका अल्पकालीन हो चाहे वो दीर्घकालीन हो, तो उसको अगर अपन भुगतान करते हैं तो क्या हमारे पास इतनी संपत्तियां हैं क्या, तो उन संपत्तियों के साथ है उनकी वैल्यूएशन की जाती है कि बाय द वे अगर कोई कंपनी कोई फर्म दिवालिया हो जाती है, डूब जाती है, तो क्या वो अपनी राशि है उन संपत्तियों की वसूली राशि से भुगतान कर सकते हैं, यह जाना जाता है। यदि कुल संपत्तियां बाह्य दायित्व से अधिक है, अगर कुल संपत्तियां बाह्य दायित्व से अधिक है तो ऋणदाता क्या होंगे, अधिक सुरक्षित होंगे। संपत्तियां ज्यादा है, दायित्व कम है तो अधिक सुरक्षित रहेंगे। और इसके विपरीत अगर संपत्तियां हैं वो बाह्य दायित्व से कम है तो जोखिमपूर्ण वित्तीय स्थिति का परिचायक है। सीधी सी बात है कि भाई दायित्व कम है, संपत्तियां ज्यादा है, तो सारे के सारे ऑल इज वेल है, सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लायबिलिटीज अपनी ज्यादा है, असेट्स अपने पास कम है, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा जोखिमपूर्ण होता है। वैसे व्यापार ग्रो कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज हमेशा दिमाग में घूमती रहती है कि येन कैन प्रकरण अगर व्यापार डूब गया तो इनका भुगतान कैसे होगा, ये स्थिति मन में चलती रहती है। तो इस वजह से थोड़ी सी बात है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपने को इसका महत्व का ध्यान रखना कि अगर संपत्तियां ज्यादा है तो वो सुरक्षित है, कम है तो थोड़े से असुरक्षित है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित सूचनाओं से, है ना, 1 नंबर ऋण क्षमता अनुपात, 2 नंबर स्वामित्व अनुपात और 3 नंबर शोधन क्षमता अनुपात की गणना करनी है ना। आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग है 50,000, दीर्घकालीन आयोजन है आपका 75,000, चालू दायित्व है आपका 37,500 और गैर चालू दायित्व है 2,70,000, चालू संपत्तियां है 67,500। देखो पहला अपने पास इसमें पूछा है, क्या पूछा है, ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है ना, एक्सटर्नल इक्विटीज बटे इंटरनल इक्विटीज। अब एक्सटर्नल और एक्सटर्नल में आपके सारी आ जाएंगे, कौन कौन सी, करंट और नॉन करंट। अब देख लो तो 50,000 ये आ जाएंगे, 75,000 ये आ जाएंगे और 37,500 ये आ जाएंगे, है ना। ठीक है, आगे ना। अब एक चीज अपने को यह भी ध्यान में रखनी है कि अपने पास गैर चालू संपत्तियां कितनी है, 270, और चालू संपत्तियां कितनी अपने पास है, 67,500, है ना। अब अपने पास एक्सटर्नल तो आगे कितने, 50, 75 और 37,500, तो इनको तो अपन जोड़ लेंगे कि भाई 50,000, 75,000 और 37,500, तो कितने हो गए, लगभग कितने हो गए मेरे हिसाब से, 75 और ये 25 में 1 लाख, 1.5 लाख और 1,62,500। ठीक है, अब अपने पास ये चाहिए इंटरनल। अब इंटरनल में देखो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ भी नहीं दे रखा है ना। तो अपन क्या करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। तो देखो बैलेंस शीट में करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स 270 और 67,500। अब 270 और 67,500 का टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 3,37,500, है ना। उसमें से आपके 1,62,500 घटा देंगे, है ना। 3,37,500 में से 1,62,500 घटा देंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 13 में से 6 तो ये 7, ये आ गए आपके 1,62,500,
75,000, है ना, 1,75,000 है, ये आपके टोटल है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो 1,62 और 1,75, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें भाग दे दो, है ना, तो अनुपात 1, क्योंकि नीचे वाला तो अनुपात में आएगा 1। अब 1,62,500 में 1,75 का भाग देंगे तो ये कितना जाएंगे 0.93, तो 0.93 अनुपात 1 है, वो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। दूसरा क्या पूछा आपसे, स्वामित्व अनुपात, यानी प्रोप्राइटरी रेशियो, है ना। प्रोप्राइटरी रेशियो में अपने को इसका फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड बटे टोटल एसेट्स। इसको शेयर होल्डर फंड कह दो, प्रोप्राइटरी फंड कह दो, नेट वर्थ कह दो, इंटरनल इक्विटीज कह दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक ही नाम होगा। अब शेयर होल्डर फंड अपने पास अभी आए थे, अपने पास कितने आए थे, ये 1,75,000, क्योंकि इंटरनल है वही आपका शेयर होल्डर फंड है। टोटल असेट्स ये रही आपके पास 270 और 67, यानी कितने हो गए ये 3,37,500। एक तो आएगा है ना, एक तो आएगा और 1,75 में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.52 अनुपात 1 प्रोप्राइटरी रेशियो हो जाएगा। और 3 नंबर पूछा अपने से सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो, तो सोल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल डेब्ट्स बटे टोटल एसेट्स। टोटल डेब्ट्स, तो टोटल डेब्ट्स में इसी को कहते हैं, इंटरनल इक्विटीज को ही टोटल डेब्ट कहते हैं, तो ये आ जाएगा 1,62,500 और ये टोटल एसेट्स आपकी 3,37,500। इसमें भाग देंगे तो 1 और इसमें भाग देंगे तो 0.48, क्योंकि ये 52 है तो ये ऑटोमेटिकली 0.48 आ जाएगा। और सीधा भी निकाल सकते हैं कि भाई 1 में से 0.52 घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपना सॉल्वेंसी रेशियो 0.48 से आ जाएगा, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल, जो एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि छोटा क्वेश्चन देके आपको इस तरीके की बातें हैं वो पूछी जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने को प्रयास करना है कि हर चीज है वो अपन समझे और समझने के बाद ही उसकी रिप्लाई करें, ठीक है। ओके, बढ़े आगे देखो, आगे आता है आपका चौथा, ब्याज व्याप्ति अनुपात, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, है ना। इस अनुपात को ब्याज आवर अनुपात, ऋण सेवा अनुपात भी के नाम से भी जाना जाता है, या तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कह दो या डेब्ट सर्विस रेशियो के नाम से भी यह जाना जाता है। यह अनुपात संस्था के कर व ब्याज से पूर्व के लाभ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और दीर्घकाल ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स के संबंध में व्यक्त करता है। यानी कर व ब्याज से पूर्व लाभ और दीर्घकाल ऋणों पर जो ब्याज है उनके मध्य संबंध व्यक्त करता है, इसलिए इसका फॉर्मूला आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। यानी आपका पीबीआईटी होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, शॉर्ट में पीबीआईटी इसको कह सकते हैं। ओके है, तो ये आपका दीर्घकालीन ऋणों पर जो ब्याज है उनके मध्य और आपका जो वर्तमान में आपका लाभ हानि है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। ओके, इसका महत्व क्या है कि यह अनुपात संस्था की ऋण सेवा क्षमता का मापन है। ऋण सेवा का क्षमता का मापन है, यह बताता है कि संस्था के लाभ स्थायी ब्याज की तुलना में कितना गुना है।
यह अनुपात जितना अधिक होगा संस्था की ऋण सेवा क्षमता उतनी ही अधिक होगी और ऋणदाताओं को अधिक सुरक्षा महसूस होगी, अपने आप को खूब सुरक्षित महसूस करेंगे। कौन? आपके ऋणदाता। ठीक है, ये देखो एक एग्जांपल है कि रोहिणी 4 लाख रुपए के 5% ऋण पत्रों पर, है ना, जिसे ब्याज व कर से पूर्व 1.5 लाख का लाभ है, आपको ब्याज की गणना करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर पीबीआईटी बट्टे इंटरेस्ट पेबल। पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर दे रखा है 1.5 लाख, है ना। इंटरेस्ट 4 लाख का 5%, 4 लाख का 5% यानी 20,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देंगे भाग, तो 7.5 टाइम्स है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो आज के इस सेशन में अपन ने जो रेशियो की जो सेकंड टेक्निक है, सॉल्वेंसी रेशियो या शोधन क्षमता अनुपात, उसके 5 पार्ट्स हैं, उसको अलग अलग तरीके से अपन ने आज के सेशन में एक्सप्लेन किया है, समझा है। निश्चित रूप से जो चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वो सारे विद्यार्थी वो आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट संशय हो तो जरूर आप कमेंट करें, हम उसकी रिप्लाई करेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार आज के सेशन को शेयर कर दे अपने साथियों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक आईडी पे, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको जगह मिलती है वहाँ पर शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ जुड़े और ये जो एक छोटा सा कारवा अपन लेके चले हैं उसको आगे ऊंचाइयों तक लेके जाए। क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उनको इस सेशन में, आज के हमारे जितने भी जो सेशन है उनको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। लगातार कॉमर्स से रिलेटेड या अन्य किसी भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो भर्ती आती है उनका भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। इसलिए जरूर आप सेशन को शेयर करें, जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका स्नेह और सहयोग लगातार ऐसे ही बनाए रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।